गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिजनेस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है आईपीओ। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है आईपीओ। आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट करी थी कि सर एक आईपीओ को अगर डेडिकेटेड सेशन हो जाए जहां पे हमें आईपीओ के बारे में बेसिक चीजें पता चल जाए। तो जब आप कल को एलएफपी के कस्टमर से बात करते हो कई बार वो आईपीओ के बारे में पूछ लेता है। तो थोड़ा सा अगर हमें बेसिक नॉलेज होगा तो हम अपने कस्टमर को इन्फॉर्म कर पाएंगे। हालांकि हमारी सेल्स फनल आप सबको पता ही है कि आपका प्राइमरली फोकस एलएफपी पे होना चाहिए। एलएफपी से ही लोग सीजीपी के लिए निकलते हैं और एलएफपी से ही लोग आईपीओ के लिए निकलते हैं। बट फिर भी कई बार कस्टमर टकराएगा, वो आपसे आईपीओ के बारे में पूछेगा। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बड़ा बिजनेस आईपीओ लाने में कैसी हेल्प करेगा। तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में समझते हैं। नोट पैड और पेन रेडी कर लीजिएगा, क्योंकि आज मैंने जिनको आमंत्रित किया उनके बारे में क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। फिर हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, फिर मैं अखिल सर को इनवाइट करूंगा। अखिल सर को 28 साल से ज्यादा का तजुर्बा है। और लेट मी टेल यू, ही इज अ एंटरप्रेन्योर, खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं सर। कई कंपनियों को के साथ काम कर चुके हैं, कई कंपनियों को कंसल्टिंग कर चुके हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स में काम कर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को कंसल्टिंग कर चुके हैं। और आईपीओ में भी कंसल्ट करते आ रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए बड़ा बिजनेस में एज अ को फाउंडर, फिनेंस के एक्सपर्ट हैं, इन्वेस्टमेंट के एक्सपर्ट हैं सर। आईपीओ में अब मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में। आईपीओ में सर लीडरशिप फनल प्रोग्राम में भी एक ट्रेनिंग सेशन करते हैं। सो जो 3 दिन का लैपी प्रोग्राम होता है वहाँ पे आईपीओ पे एक डेडिकेटेड स्लॉट होता है सर के लिए, जहाँ पे आईपीओ के ऊपर सेशन करते हैं सर, जहाँ पे कस्टमर्स को बताते हैं। बाय प्रोफेशन ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं वो। और आईपीओ कई कंपनियों को कंसल्टिंग करी आईपीओ को जर्नी में ले जाने में। और कई लोगों की आईपीओ लाने में मदद करी है। अब सर का बड़ा बिजनेस में क्या रोल है, सर ने एज अ को फाउंडर, एज अ पार्टनर बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया है और पूरे आईपीओ वर्टिकल को हेड करते हैं। उनके इस वर्टिकल में उनके साथ 3-4 लोगों की टीम है। जो जितने भी आईपीओ के आपके कस्टमर होते हैं वो सर के थ्रू ही जाते हैं, सर से ही मीटिंग होती है, सर ही डिसाइड करते हैं कितना परसेंट इक्विटी लेना है, इनको ऑन बोर्ड करना है कि नहीं करना है, वो सब सर ही डिसाइड करते हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने सर के साथ मीटिंग भी कराई होगी अपने आरएम या अपने चैनल पार्टनर के माध्यम से। वो सारी मीटिंग या तो सर करते हैं या सर की टीम करती है। तो एक बारी चैट बॉक्स में ओपन कर रहा हूं, आप लोग सर का स्वागत कर सकते हैं। अखिल सर, वेलकम सर। आपका स्वागत है सर इस प्लेटफॉर्म में, बिजनेस की पाठशाला में सर। और अखिल सर, मैं आपको बता दूं कि ये लोग बहुत दिनों से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अखिल सर को बुलाओ, अखिल सर को बुलाओ। मैं सर आपको ना स्पॉटलाइट कर देता हूँ कि अखिल सर आए सर, उनसे एक ट्रेनिंग करा दो। बट मैं आपसे सोच रहा था कैसे आपसे टाइम लूं और लोगों की मीटिंग करा, इन लोगों के साथ एक ट्रेनिंग करा दूं। चैट बॉक्स में सर अगर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हाँ आपका जी। स्वागत कर रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अखिल सर, मैं थोड़ा सा ना इनके बारे में आपको बता देता हूँ हमारे साथ कौन है। लगभग सर अभी हमारे साथ 310 लोग जुड़े हुए हैं। ये जी। हमारे सर बिजनेस एडवाइजर हैं और हमारे साथ एसोसिएट बिजनेस मैनेजर भी जुड़े हैं। एबीएम से तो आप मिल भी चुके हैं, लीडरशिप फनल हाँ प्रोग्राम। जी। सर ये लोग पूरा एलएफपी के ऊपर सर काम करते हैं और कस्टमर को एलएफपी के ऊपर ज्यादा प्राइमरली काम करते हैं। और एलएफपी से सीजीपी और आईपीओ निकलता है, जैसा कि आपको पता है। तो सर इस सेल्स फोर्स को ऐसा क्या, आप थोड़ा सा बेसिक चीजें बता दो कि इनको आईपीओ के बारे में एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आईपीओ जाने की जर्नी क्या है। और एक चीज ये, दूसरी चीज सर ये कि बड़ा बिजनेस कैसे किसी की आईपीओ जर्नी में मदद करता है। और तीसरी चीज कि कल को इनको कोई ऐसा कस्टमर टकरा जाए जो कहता है कि यार मुझे तो आईपीओ ही जाना है, मेरा 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का है, तो आप और आपकी टीम वहां पे क्या रोल अदा कर सकती है सर। ये 2-3 टॉपिक पे अगर आप इनको बता पाए, लास्ट में फिर सर हम क्यू एन ए सेशन करें। ओवर टू यू अखिल सर। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। या थैंक यू शैलेंद्र जी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप अभी फ्रेश हैं सुबह सुबह और तैयार हैं समझने के लिए, सुनने के लिए। आईपीओ, जैसे हम अगर फुल फॉर्म की बात करें तो आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। अब उससे समझ क्या आता है। अभी क्या होता है सर, जितने भी एसएमई छोटे बिजनेसेस हैं, जितने भी एसएमई बिजनेसेस हैं, एमएसएमई में जो क्वालिफाई करते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ फंड केवल और केवल क्या होता है, या तो अपना पैसे से काम शुरू कर लो। पैसा तो मिलता नहीं आसानी से। या तो अपने पैसे से काम शुरू कर लो, या जी। आपके पास एक ही ऑप्शन है बैंक का, कि बैंक से आप पैसा ले लो जाके। अब बैंक के पास पैसा लेने जाओगे तो आपको कोलेटरल चाहिए। बैंक कहता है सिक्योरिटी दो तो पैसा दूंगा। ये बहुत सिंपल सा फंडा है बिजनेस का। या तो अपना पैसा लगेगा, और या फिर आपको बैंक के पास जाके कोलेटरल देनी होगी। मैं उस तरफ आऊँ क्या?
पहले लाइट आ रही थी ना पीछे, अब शायद बेटर है। तो हम बात कर रहे बहुत थे बेहतर एसएमई है, और अभी बहुत बेहतर है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो हम बात कर रहे थे एसएमई और एमएसएमई की, उनकी सोर्सेज ऑफ फंड, अगर उनको बिजनेस एक्सपेंड करना है तो फंड की जरूरत सबको है आज। बट एसएमई और एमएसएमई के लिए ऑप्शन ही नहीं है, अवेलेबल है। द ओनली ऑप्शन इसके, या तो अपना पैसा लाए एंटरप्रेन्योर, बैंक जाए, बैंक कहता है पैसा दूंगा बट कोलेटरल चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आज अपना घर मॉर्टगेज कर रखा है, सब कुछ मॉर्टगेज कर रखा है, बट तब भी लिमिटेड पैसा है। आप सोचिए एक छोटे बिजनेस को अगर 1-2 करोड़ रुपया चाहिए तो कैसे मिलेगा? तो दैट इज वेयर देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। और आप समझिए कि एसएमई और एमएसएमई ना इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। बैकबोन इन द सेंस कि इतना सारा कंट्रोल बिजनेस का आज छोटी छोटे बिजनेस ही कर रहे हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो जीडीपी हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो। मेजर मेजर रोल इज बीइंग प्लेड बाय एसएमई एंड एमएसएमई बिजनेसेस। तो गवर्नमेंट को एक गैप दिखा और 2013 के अंदर, 14 के अंदर एसएमई एक्सचेंज लॉन्च हुई इंडिया के अंदर। एसएमई एक्सचेंज का मतलब ये हुआ, आईपीओ से क्या समझते हो आप लोग? आईपीओ का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस पब्लिक के पास जाके, जनता के पास जाके पैसा इकट्ठा कर सकता है अपने लिए। वो पैसा इक्विटी के फॉर्म में आता है। इक्विटी का माने कि वो पैसे को रिफंड नहीं करना, ना ही उस पैसे को ब्याज देना है। ना वो पैसा रिफंडेबल है, ना ब्याज देना है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी भी बिजनेस के लिए कि पब्लिक कहती है कि यार मैं इंटरेस्टेड हूँ आप में, मेरे को आप पे बिजनेस बिजनेस पे विश्वास है, मुझे आप पे विश्वास है, मेरा पैसा लो, काम करो, बिजनेस बढ़ाओ, और फिर मेरा पैसा वापस कर देना, मेरे पैसे को भी बढ़ा देना जब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये बैकग्राउंड होता है आईपीओ का, कि कंपनी पब्लिक में जा रही है, पब्लिक से पैसा मांगने जा रही है, पब्लिक पैसा दे रही है। पब्लिक पैसा किसको देगी? उसी आदमी को देगी जो जो उनको लगता है कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस स्केल अप हो सकता है और वो मेरे पैसे को बढ़ा सकता है। लेकिन वो पैसा आपके विश्वास पे दे रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि भैया तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया, बंद हो गया, तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा तुम्हें। ना ही वो आपसे ब्याज मांग रहा है। तो एज एंटरप्रेन्योर ही आपकी जिम्मेवारी है कि उससे उसको जस्टिफाई करें। हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। आज रिलायंस पूरा डेट फ्री है, मतलब कोई बैंक का पैसा नहीं है, इतना बड़ा ग्रुप होने के बाद भी कोई बैंक का पैसा नहीं है, केवल इन्वेस्टरों का पैसा है। इन्वेस्टर इंडिया से भी हैं और पूरी दुनिया से हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपीओ इज। ये आईपीओ का कॉन्सेप्ट है कि पैसा आप लोगे पब्लिक से, उस पैसे को वापस नहीं करना है, उस पैसे को बिजनेस में यूज करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। जब प्रॉफिट बढ़ाओगे तो शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि वो इंटरलिंक्ड होता है। तो आज हर एक आदमी कैश क्रंच में है, छोटा बिजनेस को एक्सपैंड करना है, पैसा चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी कंपनी को आईपीओ जाने का और पैसा रेस करने का। तो अब ये होता कैसे है और कौन क्वालिफाई करता है, उस पर चर्चा करते हैं। आज जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक्सचेंज के, एक तो एसएमई के लिए दो एक्सचेंज हैं इंडिया के अंदर, एक बीएससी, एक एनएससी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी इमर्ज बोला जाता है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका होता है बीएससी स्मॉल एसएमई एक्सचेंज, उसका यही नाम है। अब होता है बिकॉज अगर मैं आज छोटा बिजनेस हो, मैं चला जाऊं, यहाँ रिलायंस ट्रेड हो रहा है, रिलायंस के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, टाटा के ट्रेड हो रहे हैं, शेयर दुनिया के शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो मैं अपने आप को ना मैं खो जाऊंगा उस भीड़ के अंदर। तो यही कारण है कि एसएमई एक्सचेंज अलग से ट्रेड, अलग से प्लेटफॉर्म है जो अलग ट्रेडिंग होती है जहाँ पे, जिससे क्या होता है कि आप ना उस भीड़ में नहीं होते। फिर क्या होता है, जब बड़े इन्वेस्टर्स आपको देख रहे होते हैं उस पर लिस्टेड हुआ हो, तो ग्रेजुअली आप 2-3 साल बाद ऑटोमेटिकली उस मेन बोर्ड पे मूव हो जाते हो फ्रॉम एसएमई। तो व्हेन यू मूव टू द मेन बोर्ड आफ्टर 2 years, यू आर एट पार विद रिलायंस एंड टाटा। मतलब आप उनके बराबर हो जाते हो, उस भीड़ में जुड़ जाते हो आप, फिर आपको वहां परफॉर्म करना है। तो 2 साल जो है एसएमई एक्सचेंज पे रहने के बाद आप ऑटोमेटिकली जा सकते हो मेन बोर्ड के ऊपर। तो जैसे मैंने बोला कि हर एक बिजनेस एलिजिबल है जाने के लिए, हर एक बिजनेस, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। द ओनली क्राइटेरिया इज कि आपको 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए एवरेज 2 साल का। 2 साल 2.5 करोड़ रुपए का एवरेज पैट। एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले साल कंपनी ने 1 करोड़ रुपए का पैट, पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आया। पहले साल कंपनी ने 1 करोड़ कमाया, अगले साल कंपनी ने 4 करोड़ कमाया, टोटल हो गया 5 करोड़, 1 + 4 5, उसको डिवाइड बाय 2 करोड़, 2.5 करोड़ आ गया। तो वो कंपनी एलिजिबल है, वो कंपनी एलिजिबल है आईपीओ लाने के लिए, पैसा रेस करने के लिए पब्लिक से। एक रिक्वायरमेंट है कि कंपनी, केवल कंपनी ही आईपीओ में जा सकती है, माने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आईपीओ में नहीं जा सकते। तो इट हैज टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बट अगर कोई आपका क्लाइंट प्राइवेट लिमिटेड में अभी नहीं है, वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप पे काम कर रहा है, तो उसका भी तरीके हैं
to convert that private that sole proprietorship or partnership into a private limited company. तो हम उसको बीटीए के रूप तरीके से या कन्वर्जन के तरीके से करके प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, और वो कंपनी एलिजिबल, जब प्राइवेट लिमिटेड बन गई तो एलिजिबल हो ही गई जाने के लिए। तो केवल एक क्राइटेरिया का ध्यान रखना है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 करोड़ रुपए का है, वो आईपीओ में जा सकता है। सर 2.5 करोड़ 2 साल का मिलाकर, राइट सर? हाँ, एवरेज ऑफ 2 इयर्स, दो ठीक साल का है। मिला के 2.5 करोड़। पहले साल जैसे मैंने बोला 1 करोड़ हो, दूसरे साल 4 करोड़ हो, तो 4 + 1 5 डिवाइड बाय 2, 2.5 करोड़ आ गया, वो एलिजिबल है। जी। तो ये क्राइटेरिया है। जैसे मैंने बोला, दो तरह की एक्सचेंज है, एक बीएससी है, एक एनएससी है। सो हम जो प्रमोट करते हैं या हम जो एडवाइस करते हैं किसी को भी, हम बोलते हैं एनएससी पे जाना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसलिए कहते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ी एक्सचेंज है भारत की, इस देश की। ओके। बीएससी छोटी एक्सचेंज है, रीजनल एक्सचेंज है। तो उसके अंदर जो है वॉल्यूम कम होते हैं, शेयर की ट्रेडिंग कम होती है। तो आप एनएससी पे जाते हो तो जितने बड़े फंड्स हैं, बाहर के फंड्स हैं, एफडीआई आ रही है, या डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, या पीएमएस हैं, या फैमिली ऑफिस हैं, वो केवल और केवल उनका इंटरेस्ट एनएससी के लिस्टेड शेयर्स पे होता है। बीएससी लिस्टेड शेयर को वो डिस्रिगार्ड कर देते हैं कि यार ये छोटी कंपनी है, वॉल्यूम नहीं है, अगर कल को बेचना पड़े शेयर तो कहाँ बेचेंगे। ओके। तो ये परेशानी आती है, इसीलिए दे आर ओनली फोकस्ड ऑन एनएससी लिस्टेड शेयर्स। सो हम भी इसलिए एनएससी ही बोलते हैं हर एक आदमी को, भाई एनएससी पे लिस्ट हो, डोंट गो फॉर अ बीएससी। अब आपका सवाल शायद आपके मन में ये आ रहा हो कि यार हर गली कूचे में आदमी बोल रहा है लिस्टिंग करा देंगे, लिस्टिंग करा देंगे, तो बड़ा बिजनेस क्या ऐड कर रहा है, वो हमारे पास क्यों आएंगे लोग। ये सवाल होगा ना कि आप अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करोगे बड़ा बिजनेस क्यों, क्योंकि हर उनका सीए भी बोलता है लिस्ट करा दूंगा। हम्म। कोई हर गली के कोने पे कोई ना कोई कंसल्टेंट है, लिस्टिंग 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 के बाद लिस्टिंग कोई इतनी रही है। तो व्हाट वैल्यू आर वी एडिंग। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है लिस्टिंग में, कि आप कितने प्राइस पे ट्रेड हो रहे हो। आप में से कितने लोग कैपिटल मार्केट समझते हो? मेजोरिटी समझ, शेयर मार्केट कैसे चलती है, शेयर का भाव कैसे चलता है। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी का आईपीओ निकला, उस कंपनी ने 100 रुपए पे आईपीओ पब्लिक को दिया, अपने शेयर पब्लिक को दिए, ठीक है। अब 100 रुपए का शेयर वो खुला, जब जिस दिन ओपनिंग लिस्टिंग हुई उस दिन वो खुला 300 रुपया। 100 रुपए का शेयर दिया कंपनी ने, वो खुल गया 300 रुपया। बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, बहुत खुश है प्रमोटर, भाई 100 रुपए का 300 खुल गया। लेकिन आप आम जनता का साइकोलॉजी समझो, एक आम इन्वेस्टर की साइकोलॉजी समझो, कि जब वो 100 का 300 होगा, वो हाथ क्या बेचेगा। तो भीड़ लग जाएगी शेयर बेचने की, और शेयर बेचने की भीड़ लगेगी, तो वो जो 300 रुपए का प्राइस खुला था, वो गिर गिर के 70 80 50 रुपए हो जाएगा ग्रेजुअली। और ये हो रहा है 90 95% कंपनियों के साथ जो लिस्ट हो रही है बिना हिसाब के, मतलब बिना किसी अच्छी टीम के संग। तो इसको कैसे कंट्रोल करें? तो इसको कंट्रोल करने में बड़ा बिजनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब कुछ आप कोई आइडिया है आप लोगों को कंट्रोल कैसे होगा ये भाव, कि 300 का 300 ही रहे, उससे बड़े घटे घटे ना। बिकॉज 100 का जैसे ही 300 होगा, सामने वाले रिटेल इन्वेस्टर माल बेचेगा, और माल बेचेगा तो कंपनी का बिल्कुल सत्यानाश हो जाना है, बिकॉज संभालने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड होगी नहीं, तो आपका 70 80 रुपए 50 रुपए आ जाएगा 300 का भाव। तो ये समझ लो कि जो लिस्टिंग जिस भाव पे आपने पब्लिक को दी, उससे भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। आप देखोगे 90 95% शेयर आज भारत देश में ऐसे ही ट्रेड हो रहे हैं, इशू प्राइस से भी नीचे ट्रेड हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों क्यों? और बड़ा बिजनेस ऐसा क्या करेगा कोई नीचे ट्रेड ना हो। ये ओके। आपको समझाना है अपने क्लाइंट को, कि भैया तेरे सीए से कैसे अलग हैं, क्यों अलग हैं हम। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम क्या करते हैं कि 300 का 300 ही रहे, नीचे ना गिरे। अब दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है ये। सबसे पहला तरीका होता है नैरेटिव, आईआरपीआर बोला जाता है जिसको, इन्वेस्टर रिलेशन पब्लिक रिलेशन और नैरेटिव। आज मैं किसी कंपनी को अपने पास ऑनबोर्ड करता हूँ, आईपीओ आने में उसका साल भर है फॉर एग्जांपल, तो हम आज से ही वो नैरेटिव, वो आईआरपीआर करना शुरू करते हैं उस कंपनी के बारे में, कि ये कंपनी का जो बाजार का भाव होगा जब आईपीओ आएगा तो 5,000 होगा फॉर एग्जांपल। हम डे वन से ही 5,000 की बात करते हैं, हम बात ही नहीं करते 300 400 500 की। तो उससे क्या होता है, जब तक आईपीओ आता है, पब्लिक के दिमाग में फिट हो जाता है, इन्वेस्टर के दिमाग में चला जाता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, बिजनेस स्केलेबल है, सस्टेनेबल है, स्पॉन्सर माने प्रमोटर बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी की एक्चुअल वैल्यू जो है वो 5,000 रुपए की है शेयर की। तो अगर वो 100 का 300 भी खुलता है, 500 भी खुलता है, तो आदमी कहता है नहीं, ये 5,000 का है, इसको नहीं बेचना अभी। तो एक तो ये जो हम करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि अगर कोई बेच रहा है तब भी 300 में, तो वी हैव बैकअप ऑफ अंडर राइटर्स।
अंडर राइटर होते हैं इन्वेस्टर्स, कि अगर कोई सेलिंग आ रही है मार्केट में वो सारा खरीद लेते हैं शेयर। वो भी क्यों खरीदेंगे? वो भी सिर्फ इसलिए खरीदेंगे कि उनको विश्वास है प्रमोटर के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, धंधे के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट लिस्टिंग के लिए बिजनेस 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 है, बिजनेस, और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, स्केलेबल बिजनेस हो, और प्रमोटर बहुत अच्छा हो। प्रमोटर अच्छा क्यों हो? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज अगर विजय माल्या किंगफिशर वाला आईपीओ लाएगा तो पैसा डालोगे कोई भी? वेयर एज टाटा अगर लाएगा तो सब लोग डालोगे पैसा। तो ये फर्क है प्रमोटर का। तो सारा खेल प्रमोटर के ऊपर डिपेंडेंट है। आज हो सकता है प्रमोटर एक बार पैसा लेके, हो सकता है लॉस हो जाए बिजनेस में, लेकिन वो जेन्युइन लॉस होगा। बट प्रमोटर ऐसा निकला कि पैसा लेके भागने का मन है, जिसका मंशा है साइफन ऑफ करने की, तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ये। तो हमारी बड़ा बिजनेस की भी बदनामी होगी और आप सबकी बदनामी होगी फिर उस केस में। हमें अच्छे प्रमोटर चाहिए, जेन्युइन प्रमोटर, ईमानदार प्रमोटर। प्रमोटर पे डिपेंडेंट है पूरा खेल। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं कि भैया मैं भाव नहीं गिरने दूंगा, बिकॉज मेरा नैरेटिव, मेरी रीच इतनी है, ऑडियंस मेरी इतनी है कि एक बार विवेक सर ने वीडियो दे दिया अपना कि ये 5,000 रुपए का भाव है, वो दिमाग में सबके फिट हो जाना है। एक बार हमने बोला है हमारी इन्वेस्टी कंपनी है, पैसा अपने आप आ जाएगा, हमें जरूरत ही नहीं है किसी और बाहर वाले इन्वेस्टर की। आपको शायद को आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अपना फंड भी बना रहे हैं, बड़ा बिजनेस का अपना फंड आ रहा है, जो एंकर इन्वेस्टर की तरह काम करेगा फॉर ऑल द एसएमई आईपीओस, जो हमारी इन्वेस्टी कंपनीज होंगी। सो फंड भी हमारा है अब। तो कैसे गिरेगा? आप बताओ ना। जब मैं कह रहा हूँ कोई बेचेगा भी तो हम खरीदने को तैयार हैं, बेचो। सर जो ये हम अपना फंड बना रहे हैं, इस पे थोड़ा सा अगर थोड़ा डिटेल में बता पाए लोगों को यहाँ पे। हाँ जी, हम लोगों ने एक देर इज एक फंड है, जापान का एक फंड है, टर्टल वेंचर्स। ओके। उनके साथ हमने जॉइंट वेंचर कर लिया है, एंड हमने अपना एक फंड सेटअप कर लिया है जो सेबी में चला गया रजिस्टर होने के लिए। फंड का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम लोग। फंड सेबी में रजिस्टर होने के लिए चला गया है, फंड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो ये करीब अभी इनिशियली 1 से 1.5 महीने के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। मैं सवाल देख रहा हूँ, 1 से 1.5 महीने में इनकॉर्पोरेट होकर काम करना शुरू कर देगा। और ये करीब अभी अभी हमने जो पैसे इकट्ठा करा है वो करीब 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करा है फंड के अंदर। तो मान लो सर सेबी से हम रजिस्टर्ड हो गए, तो ये हमें कैसे मदद करेगा आईपीओ की जर्नी में? सर अभी आप देखिए आईपीओ के अंदर होता क्या है कि आईपीओ में यू नीड एंकर इन्वेस्टर। कोई भी ऐसे में आईपीओ होता है तो एंकर इन्वेस्टर मतलब लीड इन्वेस्टर होता है। जी। अब लीड इन्वेस्टर बड़ा बिजनेस बन रहा है, तो आप सोचो कि मेरे जो फॉलोअर्स है सारे पैसा डालेंगे ना उसके अंदर। ओके। अगर मैं एज लीड इन्वेस्टर आ गया, मैं अनाउंस कर रहा हूँ, सब कागजों में छप रहा है, पूरी दुनिया में छप रहा है, डीआरएसपी में छप रहा है कि बड़ा बिजनेस इज एंकर इन्वेस्टर हम्म। इन दिस कंपनी। तो हम्म। गुडविल क्रिएट हो गई ना मार्केट के अंदर। ओके। तो आदमी वो बेचेगा नहीं ना 300-400 रुपए में। वही तो नैरेटिव है, वही तो आईआरपीआर है। आईआरपीआर क्या होता है सर? ये होता है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर आ गया उस कंपनी में, तो रिटेलर को कॉन्फिडेंस आ गया ना कि ये कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, कि बड़ा इन्वेस्टर बैठा है। तो तो सर दिस इज व्हाट। एंकर इन्वेस्टर कैन बी अंडर राइटर ऑल्सो? नहीं, अंडर राइटर अलग होता है। एंकर इन्वेस्टर तो एंकर इन्वेस्टर हो गया। अंडर राइटर होता है जो पूरे इशू को अंडर राइट करता है। ओके। माने एंकर इन्वेस्टर एक पार्टी ले सकता है किसी भी आईपीओ में। वो रिटेल इन्वेस्टर से अलग होता है? हाँ, रिटेल इन्वेस्टर जो होता है उसके लिए अंडर राइटर होता है कि अगर रिटेल ने पैसा नहीं डाला, एंकर ने तो डाल दिया अपना पैसा। अगर रिटेल ने नहीं डाला तो क्या होगा? तो वो फोर अंडर राइटर डालता है पैसा। ठीक है। ठीक। बट हमारे केस में वो रिस्क शायद नहीं होगा, बिकॉज एज एंकर मैं डाल रहा हूँ पैसा, तो पब्लिक तो आई जाएगी विवेक के नाम पे, अपने नाम पे, बड़ा बिजनेस के नाम पे। जी। भाई 5-5 करोड़ फॉलोअर्स, 100 शेयर भी खरीदो तो जाना शेयर। ऐसे में आईपीओ छोटे साइज के होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते। जी। जी। भाई बड़े से बड़ा ऐसे में आईपीओ 100 करोड़ रुपए का होता है, जो हमने हम्म। देखा अभी तक। 100 करोड़ रुपए फंड रेज नॉर्मली उससे बड़ा होता नहीं है आईपीओ एसएमई के अंदर। ओके सर। ओके। सो दिस इज व्हाट वैल्यू एड वी डू। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या होता है कि अब ये सबसे सबसे बड़ा पीस है कि आपका नैरेटिव क्या बन रहा है, आपका आईआरपीआर का क्या हो रहा है। तो उससे इस काम में बड़ा बिजनेस से बड़ा तो कोई नहीं है शायद इस देश में, नहीं होगा। जी। द काइंड ऑफ व्यूज दैट वी हैव, द काइंड ऑफ व्यूअरशिप, द काइंड ऑफ फॉलोअर्स, तो हमसे बड़ा शायद नहीं होगा। और ये सबसे बड़ा पेन एरिया होता है किसी भी लिस्टेड कंपनी का। आज हमारे पास बहुत सारी कंपनी ऐसी आ रही हैं जो ऑलरेडी लिस्ट हो रखी है किसी और के साथ, बट वो कह रहे हैं प्लीज हमारी आईआरपीआर कर दो, हमारा शेयर का भाव लिस्टेड प्राइस से भी कम है। ओके। तो ऐसे बहुत बहुत अपने पास आ रहे हैं क्लाइंट्स आज भी। तो उसमें क्या होता है, विवेक सर की वीडियो शूट होती है, इनका पूरा वो बनता है, केस स्टडी बनती है, वो मार्केट होती है हमारे सिस्टम के अंदर, ग्लोबली मार्केट होती है, वो अपने चैनल्स पे मार्केट करते हैं। फिर जो है इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, मार्केट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, बड़े बड़ों को। तो इस तरह से फिर इनकी आईआरपीआर होती है। ओके। ठीक है तो सर। एक तो ये करते हैं हम, विच इज वेरी वेरी वैल्यूएबल पीस फॉर एनी आईपीओ,
फॉर एनी फंड रेजिंग। अब इसके बाद क्या होता है कि आपकी जो कंपनी जो प्रोग्रेस करती है, जो बढ़ती है, वो स्टेजेस में बढ़ती है। अब एग्जांपल के तौर पे कि आज की आपकी कंपनी की आप हम अब वैल्यूएशन को भी समझते हैं कि कंपनी की वैल्यू होती कैसे है। ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपका पैट 2.5 करोड़ का कम से कम चाहिए, एवरेज पैट। तो अगर आपका 2.5 करोड़ का एवरेज पैट आ रहा है तो कंपनी की वैल्यू होती है पैट मल्टीप्लाइड बाय अ मल्टीपल। वैल्यूएशन का मल्टीपल लगता है। वो मल्टीपल क्या होता है? अगर हम एसएमई लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो मल्टीपल 11 से लेके 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग के कौन सी इंडस्ट्री है, क्या काम है। तो ओके। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मल्टीपल कैन बी बिटवीन 11 to 20, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। अगर आपके पास कोई मोनोपोली काम हो रहा है, कि सपोज आप एक्सक्लूसिव सप्लायर हो किसी एक कंपनी के, किसी बड़े ग्रुप के, तो उसका मल्टीपल अलग हो जाएगा, एडिशनल मल्टीपल मिलेगा। अगर आप एक बेसिक बेसिक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो तो उसका मल्टीपल कम हो जाएगा। बट 11 से 20 की रेंज होती है ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2.5 करोड़ रुपए का पैट आपका आ रहा है और 20 का मल्टीपल आपको मिलता है, तो आपकी वैल्यू हो गई 2.5 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 20, विच इज 50 करोड़। सो द बिजनेस वैल्यू ऑफ योर बिजनेस इज इक्वल टू 50। 50 करोड़ की वैल्यू आपकी हो गई, और उसमें से कम 25% आपको पब्लिक को देना होता है शेयर लिस्ट होने के लिए। ओके, तो तो सर इनफैक्ट फिफ्टी आपने फिफ्टी जब सर 50 करोड़ वैल्यूएशन हो गया। सो आप कह रहे हाँ हो कि मैं मेरे को सर बताइएगा अगर मैं गलत समझ पा रहा हूँ। वैल्यूएशन जी आप ऐसे करते हैं, सो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि किसी का 2.5 करोड़ का पैट है। आप 11 से 20 के मल्टीपल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से 20 का मल्टीपल निर्धारित होता है नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग। बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर, तो बिल्कुल ढाई सही करोड़ समझे के यार। पैट में मान लो 20 मेरा मल्टीपल तय हो गया, तो 2.5 करोड़ से 20 को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, 50 करोड़ मेरी वैल्यूएशन आ गई। कंपनी की वैल्यू आ गई है। तो मेरा आईपीओ 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे लॉन्च होगा। 50 करोड़ की वैल्यूएशन लॉन्च होगा, बिल्कुल। और कम से जिसमें कम 25% शेयर बेचना होता है। जी तो ओके। 50% का 25% 12.5 करोड़ आपके अकाउंट में आ गया। ये पैसा वो है जो आपको वापस नहीं करना, ना इस पे कोई ब्याज देना आपको। तो 25% रिटेलर के लिए मैं इसमें शेयर दे सकता हूँ, राइट नहीं, सर? टोटल 25% ही डाइल्यूट करना होता है, वो कम से कम करना होता है, 25 कम से ओके। कम, विच इंक्लूड्स रिटेलर एंड एंकर एवरीवन। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। आपकी वैल्यू 50 करोड़ रुपए की आ गई, कम से कम जब लिस्ट होना होता है तो रूल ये कहता है कि कम से कम 25% शेयर आपके पब्लिक के पास होने चाहिए, तभी आप लिस्टेड माने जाते हो। तो ओके। 50 करोड़ का 25% 12.5 करोड़ रुपया हुआ, जो आपको डाइल्यूट करना है, माने पब्लिक को देने हैं, नए शेयर इशू करने हैं। ओके। तो दिस 25% इंक्लूड्स एंकर। माने जैसे मैं एंकर इन्वेस्टर बनूंगा तो मेरा पार्ट भी उस 25 में कुछ होगा। हो सकता है मैं 5 लूं, 10 लूं, 15 लूं, वट। बाकी सब रिटेलर्स होंगे। एंकर, अंडर राइटर, रिटेलर सब कुछ आ जाएगा उस 25% में। सब उस 25 में ही होता है सर। ठीक। आप ज्यादा करना चाहो कर सकते हो, बट ज्यादा करोगे तो पब्लिक कहेगी यार तो अपनी कंपनी बेच के भाग रहा है प्रमोटर, ठीक नहीं लग हम्म। रहा कुछ। तो नहीं करना। समझ रहे हैं? ज्यादा शेयर बेचोगे तो पब्लिक बोलेगी ना, बेच के भाग रहा है यार, इसको तो हमको चिपका रहा है शेयर अपने, नहीं लेने हमें, लॉस कर देगा बिजनेस ये। ठीक है। तो दैट इज अ नेगेटिव न्यूज। तो 25 जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही करेंगे। ओके। तो ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया होगा। अब आज मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने आईपीओ करा, मेरा वैल्यूएशन 50 करोड़ की है, सबको दिख रही है वो तो, जब लिस्ट हो गया मैं तो। हम्म। बिकॉज लिस्टिंग के बाद ही आपके शेयर की कोई वैल्यू है, बेंचमार्क है। आप अपने मन में कुछ भी सोचते रहो कि मेरा 1,000 करोड़ का बिजनेस, 5,000 करोड़ का बिजनेस, कोई मतलब नहीं है। हम्म। आप समझो ना, आप सिर्फ 2.5 करोड़ रुपया कमा रहे हो तो बिजनेस की क्या वैल्यू होगी? लिस्टिंग में जा रहे हो तो 50 करोड़ दिख रही है ना, नहीं तो आप 2.5 करोड़ ही कमा रहे हो बस। हम्म। लिस्टिंग में जा रहे हो तो 50 करोड़ दिख रही है कि मैं आज 50 करोड़ का आदमी हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है, जैसे मैंने एक स्टेप बताया कि बड़ा बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि ये 50 का 50 बना रहे वैल्यू। अब लिस्टिंग 50 करोड़ पे हुई, अब उसकी लिस्टिंग के बाद वो वैल्यू 30 करोड़ आ गई, तो प्रमोटर तो परेशान हो जाएगा ना, 50 करोड़ देख लिया जिसने एक बार। हम्म। दूसरा क्या होता है जी, कि ये 50 करोड़ के बाद इसको 100 करोड़ भी करना है, 150 भी करना है, 200 भी करना है, 500 भी करना है। तो वैल्यूएशन बढ़ती कैसे है? जैसे मैंने बोला, वैल्यूएशन इज अ फंक्शन ऑफ प्रॉफिट एंड अ मल्टीपल। हम्म। तो प्रॉफिट बढ़ाएगा तो प्रमोटर ही बढ़ाएगा प्रॉफिट, तो उसी को पता है उसका धंधा कैसे चलना है, हम्म। क्या एडिशन हो सकती है। सो हम प्रमोटर्स को ये बोलते हैं कि भैया तू अपने बिजनेस पे ध्यान कर, बाकी सब छोड़ दे। जो मल्टीपल बढ़ाना है वो हम देखेंगे कैसे बढ़ेगा। ओके। ओके। मल्टीपल मैं जो बात कर रहा हूँ, ये 20 का मल्टीपल या 15 का मल्टीपल, ये एवरेज मल्टीपल ऑफ द इंडस्ट्री है, ये मार्केट है। बट देयर आर कंपनीज जो 100 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव कर दिया है कि उनका मल्टीपल बढ़ता चला जा रहा है, उनका डिमांड इतनी बढ़ती चली जा रही है। हम्म। मल्टीपल जो है ना खेल, वो ना डिमांड सप्लाई का है।
अब मैं क्या आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ किसी कंपनी के बारे में, तो हर आदमी कहेगा यार शेयर खरीद लूँ। अब शेयर होंगे नहीं तो खरीदेगा कहाँ से, जब बिकेंगे ही नहीं तो बाजार में। हम्म। तो भाव बढ़ता जाएगा, मल्टीपल बढ़ता जाएगा, वो कहेगा यार 100 पे नहीं, 100 पे ले लेता हूँ, 150 पे ले लेता हूँ, 200 पे ले लेता हूँ, 300 पे ले लेता हूँ, लेकिन चाहिए बिकॉज कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है। तो ब्रांड स्टोरी क्या बन रही है, वो नैरेटिव क्या बन रहा है, वो IRPR कैसे हो रहा है, सब उस पर डिपेंडेंट है। अब मैं कहता हूँ जी 50 का 100 भी होगा, 150 भी होगा, 200 भी होगा, आप प्रॉफिट कमाओगे एज अ बिजनेस ओनर, मैं आपका ध्यान रखूंगा मल्टीपल का, मार्केट का। तो एवरी सेट ऑफ जब 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 ग्रेजुअली वैल्यूएशन बढ़ती है ना कंपनी की, तो हर वैल्यूएशन के बढ़ने पे सेट ऑफ इन्वेस्टर चेंज होता है। जैसे मैंने आपको बोला 100 का शेयर 300 में आ गया, तो रिटेल इन्वेस्टर कहेगा यार बेच दे, 3 गुना हो गया पैसा, अब और नहीं रह और मेरी में पेशेंस नहीं है। हम्म। अगर मैं आपसे भी बोलूं कि यार आज मैं आपको एक कोई देने की बात करता हूँ कि यार ये कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन 500 रुपए का शेयर ट्रेड हो रहा है और ये 500 से ना 700 हो जाएगा, तो आप सोचोगे रहने दे भाई से कितने खरीद लूंगा मैं शेयर 500 रुपए में। 50 रुपए वाला होता तो खरीद लेता, 500 वाला कितने खरीद लूंगा मैं। ये परसेप्शन होता है, ये माइंडसेट होता है रिटेल इन्वेस्टर का। तो अब जब मेरा शेयर 500 हो जाएगा या 1000 हो जाएगा तो कौन खरीदेगा, रिटेल तो नहीं खरीदेगा, रिटेल तो बेचेगा। हम्म। एक आम इन्वेस्टर तो बेचेगा, क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी 2 3 4 5 लाख रुपए की है हम्म। एक कंपनी में। वो क्या, अगर बेचो हो गया मैंने 3 4 गुना पैसे। तो उसके बाद जो बड़े इन्वेस्टर आते हैं, बड़े इन्वेस्टर कौन होते हैं, फैमिली ऑफिसेज हो गए, डोमेस्टिक फंड्स हो गए, PMS हो गए, ये सारे बड़े इन्वेस्टर होते हैं। हम्म। तो जब वो 500 का 1000 होगा तो ये बड़े इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा। फिर जब वो 1000 का 2000 होगा, 5000 होगा, तो और बड़े इन्वेस्टर आएंगे, जो होते हम्म। हैं सॉवरेन फंड्स, फॉरेन फंड्स, FDI, FPIs। तो हमें बड़ा बिजनेस में जो है हम लोगों के सब हर एक लेवल पे कनेक्ट है बहुत अच्छे विद द ओनर्स एंड CEOs ऑफ द फंड। ओके। सो वी हैव दोस कैपेबिलिटीज कि अगर आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हो, वैल्यूएशन आपकी बढ़ रही है, सो हम वो ताकत रखते हैं इन्वेस्टर लाने की। हम्म। वो इन्वेस्टर्स को लाने की हम ताकत रखते हैं उस कंपनी में, जिससे कि वो भाव नहीं करेगा और वो बढ़ती जाएगी, ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। चाहे वो इंडिया के इन्वेस्टर लाने हो, चाहे फॉरेन के लाने हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ दूसरी कंट्रीज के, जो सॉवरेन फंड समझते हैं आप, सॉवरेन फंड्स होते हैं जो सरकारी फंड्स होते हैं। जैसे हम्म। कुवैत का फंड का नाम है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इधर इसका नाम है जो अबू धाबी का जो फंड है, आदिया, अबू हम्म। धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। देन कनाडा का नाम है कैनेडियन पेंशन फंड। तो इस तरह के बड़े बड़े फंड जो सरकार ओन कर रही है, चला रही है। तो हम लोगों की एक्सेस वहां पर भी है कि आप एक लेवल पे पहुंच गए, जैसे 50 करोड़ की वैल्यूएशन अगर 500 हजार 5,000 करोड़ हो जाती है, तो ये फंड जाके फिर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। रिटेलर तो बोलता है बस हो गया मेरा हम्म। तो जब ये इतने बड़े बड़े नाम आएंगे तो वैसे कोई नहीं बेचेगा शेयर। तो जब वैसे कोई शेयर बेचेगा ही नहीं और ये फंड भी लेके बैठे हैं, तो आप ऑब्वियसली आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आप अपना बिजनेस पे ध्यान करो, बस बिजनेस बढ़ाते जाओ। बिजनेस बढ़ाते जाओगे, वैल्यूएशन अपने आप बढ़ती जाएगी। ओके। मल्टीपल बढ़े ना बढ़े, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तो वैल्यूएशन बढ़ेगी अपने आप। तो ये सारे डायनामिक्स होते हैं जो रोल प्ले करते हैं फॉर एनी कंपनी विच इज लिस्टेड। अब लिस्टेड होने के बाद और क्या फायदे हैं किसी कंपनी के। अभी तक आपकी वैल्यूएशन आपके दिमाग के अंदर थी, आपके बिजनेस की वैल्यूएशन आपके दिमाग के अंदर थी, कोई बेंचमार्क नहीं था, किसी पब्लिक को नहीं पता था, किसी आदमी को नहीं पता था कि आपकी क्या वैल्यू है। लिस्ट हो गए तो वो सबको पता है। तो क्योंकि वो अब सबको पता है, वो स्टैब्लिश्ड वैल्यू है, तो आपके जो शेयर हैं वो कोलेटरल बन जाते हैं, ओके। जो आप बैंक में रख के उसके अगेंस्ट भी पैसा ले सकते हो। अभी तक अगर आप अनलिस्टेड थे तो आपकी वैल्यू कुछ नहीं थी, आपकी कैपिटल की वैल्यू जीरो थी बैंक की नजरों में। जब लिस्ट हो गए तो जो वैल्यू आपको मार्केट दे रही है उसके हिसाब से आप शेयर बैंक में प्लेस करके पैसा ले सकते हो। दूसरा, कि अगर आप परफॉर्म करते जा रहे हो, आपने अपने 50 करोड़ की वैल्यू को 60 70 80 100 करोड़ करा और दोबारा पैसा चाहिए ना, तो पब्लिक दोबारा दे देगी पैसा, आप मांगने जाओगे तो। इसको फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं, FPO। यार पैसा FPO। और चाहिए, नया प्रोडक्ट लगा। हाँ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, FPO बोलते हैं इसको। या FPO नहीं करेंगे अगर हम, तो हम करेंगे प्रेफरेंशियल इशू, कि यार मुझे और पैसा चाहिए, मैं शेयर दे रहा हूँ यार दे दो कुछ, कुछ सिलेक्ट इन्वेस्टर्स को पकड़ के करेंगे। या हम करेंगे राइट इशू, कि और पैसा चाहिए, राइट इशू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि बैंक नहीं जाना पड़ेगा बार बार। तो ओके। कोलेटरल नहीं चाहिए, बैंक नहीं जाना तो कोलेटरल नहीं चाहिए, बस सिंपल है। और ये पैसा जो इस तरीके से आ रहा है, चाहे वो प्रेफरेंशियल हो, चाहे राइट हो, चाहे FPO हो, वो सारा पैसा बिना ब्याज के है और मुझे वापस नहीं करना। हम्म। ना ब्याज देना, ना वापस करना। परफेक्ट। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि आप एक बार SME पे लिस्ट हो जाते हो, तो SME पे लिस्ट होने का सिर्फ और सिर्फ जो मोटिव है और जो बैकग्राउंड है इस चीज का, जो इंटेंशन है, वो ये है कि भाई आप भीड़ में नहीं खो जाओ इमीडिएटली, कि लिस्ट हुआ और भीड़ में खो गए, आपको लोग देख ही नहीं रहे।
हम्म। रिलायंस की भीड़ में खो गए या टाटा की भीड़ में खो गए, तो इसलिए 2 साल आप एसएमई पे रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप माइग्रेट हो जाते हो मेन बोर्ड पे। मतलब 2 साल आपने एसएमई देख लिया, आपने लिस्टिंग का प्रोसेस देख लिया, आपने देख लिया कैसे काम होता है मार्केट के अंदर, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप 2 साल बाद मेन बोर्ड पे मूव हो जाते हो। तो देन यू आर एट पार विद रिलायंस एंड टाटा। फर्क क्या होता है एसएमई और मेन बोर्ड में? फर्क ये होता है कि एसएमई में जब आपके शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है तो लॉट्स में हो रही होती है, कि सपोज 2 लाख रुपए का लॉट है जी एक, हम्म। और जब मेन बोर्ड पे चले जाते हो तो खाली एक शेयर का भी ट्रेडिंग होनी होती है कि यार एक शेयर भी खरीद सकता हूँ 50-100 रुपए का जो भी है। तो वहां लिस्टिंग जब जाते हो तो आप लिस्टिंग करते मेन समय। बोर्ड जाते हो। हाँ, लिस्टिंग जब आप एसएमई पे कर रहे हो तो आपकी ट्रेडिंग लॉट में होती है हमेशा। जी। और जब मेन बोर्ड माइग्रेट हो जाते हो आप 2 साल में, तो आपकी एक शेयर का भी ट्रेड होता है। अब लॉट होता है वैल्यू वाइज के, 2 लाख का लॉट है जी एक, 2 लाख रुपए का, जिसमें हो सकता है 2,000 शेयर आ जाए। और मेन बोर्ड पे जाके आप सिर्फ एक शेयर की भी ट्रेड कर सकते हो। तो वहां सेट ऑफ इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन ये थी कि आप भीड़ में खो ना जाओ, दूसरी इंटेंशन ये थी कि आप एसएमई हो, आपको नहीं समझ में आती मार्केट, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है एसएमई बोर्ड के। जो कंपनी एसएमई पे लिस्ट होती सर अभी आपका थोड़ा नेट शायद चला गया था। है, अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। जो आपने कहा जो कंपनी एसएमई में ऑन बोर्ड होती है वहां पे रुक गया था। तो कोई भी कंपनी एसएमई में अगर ऑनबोर्ड होती है तो उनको एक फैसिलिटी दी गई है सरकार की तरफ से कि ऑफिशियली यू हैव टू कीप अ मार्केट मेकर। ओके। मार्केट मेकर वो आदमी होता है जो आपके वॉल्यूम और प्राइस को मेंटेन रखता है, कंट्रोल करता है। ये मेन बोर्ड पे तो इलीगल है ये काम, बट हम्म। एसएमई में ये ऑफिशियली यू हैव टू कीप, एक जरूरी है, कंपल्सरी है, उसके बिना लिस्टिंग नहीं हो सकती। ओके। तो गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी है एसएमई को, भैया तेरा भाव मेंटेन करना है, 300 का 300 रहना चाहिए, तो मार्केट मेकर भी रख ले, वो उसकी जिम्मेवारी लगा दे। ठीक है। तो पॉइंट इज कि एसएमई के अंदर टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग में टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मार्केट मेकर खराब होगा, आपके पास पीछे इन्वेस्टर नहीं होगा, आपका एडवाइजर ठीक नहीं होगा, आपका मर्चेंट बैंकर ठीक नहीं होगा, तो कुछ नहीं होना, वो वही होगा, 300 का रह गया 50 रुपये शेयर। अब 300 का 500, 1000, 700, 800, 1000 करना है तो आपको फिर ढंग की टीम चाहिए ही चाहिए। वो हमारे पास पूरी टीम है, इस बड़ा बिजनेस। आज इंडिया के जितने बड़े मर्चेंट बैंकर हैं, जितने मार्केट मेकर्स हैं ऑफिशियली जो एसएमई का करते हैं काम, हम सबको वन टू वन जानते हैं। फंड्स का मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज एक ग्रेजुएशन होती है, वैल्यूएशन की ग्रेजुएशन होती है, तो हर लेवल पे अलग सेट ऑफ इन्वेस्टर, अलग टाइप ऑफ फंड आता है। वो हमारे सारे कनेक्शंस हैं, पूरी क्वालिफाइड टीम है हम लोगों के पास जो इस चीज को हैंडल करना जानती है। ओके सर। तो तो सर। ये दो बहुत बड़े पॉइंट हो गए फॉर एसएमई, जो जी। हम एज बड़ा बिजनेस और कोई नहीं कर सकता। फिर एक और भी है चीजें अभी, शैलेंद्र जी बोलिए, आप बोलिए। तो सर जैसे मैं अभी जो चीजें समझ पा रहा हूँ जो इन लोगों को हेल्प करेगा, एक तो सबसे पहले सर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने बहुत क्लियर कर दी कि एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए और जिसका 2.5 करोड़ का पैट हो, वही एवरेज एसएमई पैट। एसएमई आईपीओ में लेके आ गई। एक पार्ट आपने ये बिल्कुल। क्लियर कर दिया। दूसरा आपने दो तीन चीजें और बता दी कि आईआरपीआर क्या होता है, अंडर राइटर कौन होता है और एंकर इन्वेस्टर कौन होता है। मैं भी नोट्स बना रहा हूँ। तीसरी जी। चीज आपने बता दी कि हम एक अपना 100 करोड़ का फंड क्रिएट कर रहे हैं, 1-2 महीने में हाँ जी। उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सीवी से तो हम उसको बड़े गाजे बाजे के साथ हाईलाइट कर देंगे। तीसरी जी। चीज आपने बताई कि कैसे वैल्यूएशन कैसे होता है और कितने अमाउंट का उसका आईपीओ लिस्टिंग समय वो डाइल्यूट कर सकता है। तो आपने कहा 25% तक वो डाइल्यूट कर सकता है। 25% में वो उसी में वो एंकर इन्वेस्टर के लिए भी रख सकता है, अंडर राइटर के लिए भी रख सकता है और रिटेलर के लिए रख सकता है। एसएमई बिल्कुल। ऑनबोर्ड हमेशा लॉट में होता है। तो जैसे सर अभी मैं हाँ। देख रहा था लेंस कार्ड का आया था, तो लेंस कार्ड का 15,000 का लॉट था जिसमें से मेरे ख्याल से 50 शेयर थे। हाँ, तो लेंस कार्ड तो मुझे पता नहीं लॉट में क्यों आया, वो तो मेन बोर्ड लिस्टिंग थी। लॉट में ही था लेंस शायद, मैंने भी कार्ड। देखा था ग्रो एप्लीकेशन जी। में। तो मैं अब जी। रिलेट कर जी। पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। जी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए था 14-15 हाँ हजार जी। का था कुछ इतने। नहीं, वो तो वो ना वो रिटेल इन्वेस्टर का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है कि ओके। कितना रखना है। ओके। लेकिन वो जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग बिकॉज लेंस कार्ड मेन बोर्ड पे आया सीधा, तो उसकी ट्रेडिंग एक शेयर की होगी जब लिस्ट हो जाएगा तो। लिस्ट होने के बाद। हाँ, अब एसएमई में क्या होता है कि लिस्ट होने के बाद लॉट में ट्रेडिंग होती है 2 साल लॉट तक। में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। हाँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही करो। रिटेलर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट इतना था कि 15,000 हाँ। करोगे तो इतने 12-13 हाँ। शेयर आपको मिल जाएंगे। गॉट इट हाँ सर। जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है।
अब सर मेरा एक प्रश्न और है, और अच्छा, इसके बाद आपने ये क्लैरिटी दे दी कि बड़ा बिजनेस कैसे हेल्प करेगा लोगों को, क्यों बड़ा बिजनेस के साथ लोग आए अपनी आईपीओ की जर्नी के लिए। तो आपने बताया कि क्योंकि हमारे पास फंड आने वाला है, हमारे पास कॉन्टेक्ट्स हैं, हम आईआर पीआर में भी उसकी हेल्प करेंगे, उसके लिए एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करेंगे ताकि जब लिस्ट हो। और सर डीआरएचपी और आरएचपी फाइल कराने में भी हम उसकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है। अंडर राइटर भी अवेलेबल कराएंगे सर हम। हाँ जी, सब कुछ कराएंगे एंड टू एंड। जितनी टीम है ना, जी। चाहे वो मर्चेंट बैंक, इसमें देखो टीम में 4-5 लोग होते हैं। एक तो एडवाइजर, एडवाइजर तो हम बन जाएंगे उसके। ठीक है। उसके बाद होता है मर्चेंट बैंकर। ठीक है। तो इंडिया के जितने बड़े मर्चेंट बैंकर हैं, हम सबसे कनेक्टेड हैं ऑलरेडी। हम लोग ऑलरेडी फॉर्मल एमओयू साइन हो रखे हैं बड़ा बिजनेस एंड अंडरराइटर्स के। ठीक। सर ठीक है, मेरा एक उसके प्रश्न अलावा ये है कि बड़ा बिजनेस ऐसे अपने आप को एज अ मर्चेंट बैंकर अभी नहीं दिखा सकता, राइट? नहीं, हम एट आई नहीं मर्चेंट बैंकर। वी आर नॉट द मर्चेंट बैंकर्स। वी आर नॉट द वी मर्चेंट आर नॉट एंड वी बैंकर। डोंट इंटेंड टू बी। हमने बनना भी नहीं मर्चेंट बैंकर। वी आर एडवाइजर। वी आर ओनली एडवाइजर्स। ठीक है, वी आर नॉट मर्चेंट बैंकर, ओके। यस। दूसरा चीज सर, एक प्रश्न ये आ रहा है कि मान लो सर किसी का निगेटिव पैट है, हाँ जी। तो क्या वो एसएमई और एसएमई पैनल में ऑन बोर्ड हो सकता है आईपीओ के लिए? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। द आंसर इज नो। नो। ठीक है। मेन बोर्ड पे एक लॉ है, क्यूआईबी लिस्टिंग बोलते हैं जिसको। जी। तो एनी कंपनी हैविंग अ नेगेटिव पैट कैन बी लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, नॉट ऑन एसएमई। तो जैसे सर पेटीएम लॉस में था, तो जब वो हुआ था ऑन बोर्ड, तो वो मेन बोर्ड से लॉट लॉट हुआ हाँ, था। मेन बोर्ड पे ही होगा, क्योंकि वो कहते हैं भैया पब्लिक, एसएमई में पब्लिक का पैसा लगा है, इन जनरल छोटे छोटे लोगों का पैसा लगा है, रिटेलर का पैसा लगा है। ठीक तो है। ये हो गया ना कि उनको आप बेवकूफ बना के पैसा साइफन ऑफ करा रहे हो। सो सर काउंटर के मोटा मजे आ रहे मोटा हैं। मोटा मोटा चीजें आपने बता दी। अखिल सर कुछ क्वेश्चंस ले लूं मैं, कि अभी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे मैंने बोला, दो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमारे, एक तो आईआरपीआर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे कनेक्शन नेटवर्क है। हम्म। तीसरा जो हम फंड बना रहे हैं। इसके अलावा जब मैंने बोला कि जो हमारा जो व्यूअरशिप है ना, दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जो विवेक सर की गुडविल है, दैट प्लेज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसी भी कंपनी को बड़ा करने के लिए। जी। एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाहूंगा, देर इज अ कंपनी को जीना सीखो, आप निकाल के देखोगे अगर उसके नंबर्स। हम्म। जीना सीखो जब लिस्ट हुई थी ना, 295 करोड़ की वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई थी। ठीक टू है। हंड्रेड नाइनटी फाइव करोड़ 3 साल ठीक है। पहले। ठीक है। 3 साल ही हुए हैं सिर्फ। आज एनी कैसिस कितनी वैल्यूएशन होगी उसकी? विवेक सर साथ जुड़े हुए हैं, उसका आईआरपीआर भी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो भी बने हैं, केस स्टडी भी बनी है जब लिस्ट हमारे। हुई थी तो 295 करोड़ की वैल्यूएशन थी, राइट सर? हाँ जी। अभी जी। कितनी है सर? 3 साल हुए हैं और 9,500 करोड़ पे बैठा है। वो वैल्यूएशन। 9,500 वैल्यूएशन। जी। जो मैंने अभी बोला ना, 50 करोड़ से 500 आएगी जी। वैल्यूएशन, मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीपल। करेक्ट, पैट और मल्टीप्लाइड बाई 11 to 20। और उसका कितना पैट हो, आपको पता है मल्टीपल कितना हो गया उसका? कितना है सर? आज 100 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है वो। ओके। तो क्योंकि जैसे वो सर डिमांड, उसकी उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई है शेयर की। शेयर है नहीं बाजार के अंदर, सप्लाई है नहीं, तो बढ़ेगा ही ना। फिर क्या होगा, आदमी कहता है नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए। तो जैसे सर हम मार्केट में कई बार सुनते रहते हैं कि उस कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हो गई है कि किसी देश की इकोनॉमी से बड़ी है। हाँ जी। तो उसका मतलब यही है कि उसके पैट से मल्टीपल लग गए हैं, 100 का, डेढ़ हाँ सौ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ करेक्ट, जी। राइट सर? हाँ सर जी। सही। जैसे बीच बीच बिल्कुल। न्यूज में आता रहता है कि एप्पल की जो वैल्यूएशन है वो इस कंट्री के पूरे इकोनॉमी से बड़ी है। हाँ जी। तो वो वो इसी इसका तरीके से। मतलब ये, उसका ऐसे ही होता है। पैट पे मल्टीपल लगा, उसका वैल्यूएशन हुई, और नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई हो गया प्राइस, हो गई वैल्यू। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर से भी मल्टीप्लाई हुई। ईपीएस देखो, एक्चुअली क्या होता है, जब लिस्ट हो जाते हैं ना, तो ईपीएस की बात करते हैं, पैट की बात करना छोड़ देते हैं फिर। व्हाट इज जब ईपीएस? आप अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बात तो वही हुई, घुमा के बात कर रहे हैं सिर्फ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट, इन टोटल ऑफ, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके। ठीक है। तो अभी ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल हो जाता है, तो वो हो जाती है पर शेयर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, हो ये जाता है थोड़ा मार्केट कैप। टेक्निकल हो जाएगा, तो सर अभी रुकते हैं इस पे, थोड़ा हाँ, अभी रुकते हैं, टेक्निकल है। बट कहने का मतलब सिर्फ ये है, पैट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीपल से वैल्यू होनी है, बस करेक्ट। सिंपल है। ये हम अब सब लोगों के लिए उसे थोड़ा ब्रेक कैसे भी कर लो। टेक्निकल हो जाएगा। मैं भी बहुत सारे नोट्स बना रहा हूँ सर, ये हम लोगों के लिए टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं भी नोट्स बना रहा हूँ सर। ओके। सर मैं ना कुछ प्रश्न लेता हूँ। तो पहले तो मैं हाँ पूरे जी। पूरे सिस्टम के बिहाफ में खुद ही प्रश्न पूछ लेता हूँ आपसे, एक दो जो मेरे मन में आ रहे हैं। हाँ जी। सब वैसे मैंने जी। साथ साथ पूछता भी जा रहा था, रिकैप भी करता रहा था, ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए। पहला तो प्रश्न सर मेरे पास ये है कि मान लो सर हमारे किसी बीए बिजनेस एडवाइजर कोई ऐसा कस्टमर टकरा गया जो कहता है कि भाई मुझे ना, आप तो सिर्फ ये सब छोड़ो, मुझे मीटिंग कराओ, मुझे डायरेक्ट आईपीओ की जर्नी में जाना है। हाँ जी। और कस्टमर इनको भी लग गया, ये सबसे मीटिंग नहीं करेंगे बट इनको भी लग गया हाँ कस्टमर अच्छा है, 1,000 2,000 करोड़ के टर्नओवर, अच्छा कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर है। तो आप तक कैसा पहुंचा जाए कि आपसे मीटिंग हो जाए, आपकी टीम से मीटिंग हो जाए, दैट इज वन। एक। हाँ जी। और दूसरा, कि आप किस आधार पर यह तय करते हो कि इसकी इतनी हम इक्विटी लेंगे?
ठीक है भाई। पहुंचने के लिए तो आपके पास, सबके पास नंबर है, आप अपने जो भी आपके यहाँ कनेक्ट कनेक्ट हैं हेड ऑफिस के अंदर, उनसे बात करो, मेरे पास पहुंच जाएंगे या मेरी टीम के पास पहुंच जाएंगे, कस्टमर की मीटिंग करा देंगे ठीक है, इमीडिएटली। मैं चाहे रिपीट पहले कर देता वीसी हूँ। होगी, जूम आप लोग कॉल होगी, और अपने आरएम टीएल और एबीएम के माध्यम से कोई भी आपको पोटेंशियल कस्टमर टकराता है तो आप अपने आरएम टीएल या एबीएम के माध्यम से सर की टीम तक पहुंच सकते हो। ये क्लियर हो गया? यस सर। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि आपको लगता है कोई आदमी पोटेंशियल है तो उसका पहले फाइनेंशियल मंगा लेना जरूर से, क्योंकि आदमी बोलता कुछ है, कागज कुछ और बोलते हैं। तो उसकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल्स को थोड़ा मतलब ऑडिटेड डिस्क्राइब कर फाइनेंशियल, दीजिए सर, फाइनेंशियल को फाइनेंशियल थोड़ा। मतलब लास्ट ईयर के ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तभी लिख पता लगेगा लीजिए, ना प्रॉफिट कितना है एक्चुअल में। ये लिख लीजिए आप लोग। अगर कोई ऐसा टकरा कस्टमर टकराता है तो उसके फाइनेंशियल मंगवा लीजिएगा। एक तो बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल में सारा कुछ कवर होता है, और प्रोफाइल मिल जाए तो बस तीन चीजें चाहिए रहती है मेरे को हम्म। इनिशियली देखने के लिए, कंपनी के पोटेंशियल है कि नहीं है। फाइनेंशियल चाहिए रहते हैं उनके, और उनके एक प्रोफाइल चाहिए होती है। ठीक। एक प्रश्न ये आ रहा है सर, क्या सरोज मोदी जी ने पूछा है। आते हैं, अभी अभी चैट बॉक्स एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं चैट बॉक्स ओपन भी कर रहा हूं। चैट बॉक्स में आपसे प्रश्न डाल देना, मैं उठा लूंगा। क्या कोई भी कस्टमर जो आईपीओ नहीं भी कर रहा है तब भी इस फंड, तो जो सर आपने बताया था कि हम एक फंड बना रहे हैं जिसका हाँ भी जी। रजिस्ट्रेशन के लिए गया है, तो अगर कोई कस्टमर हमारे साथ आईपीओ नहीं भी आ रहा है तो उसको क्या उस फंड से हम पैसा देंगे? नहीं दे सकते, हम दे ही नहीं सकते। फंड का जो जिसको थीसिस बोलते हैं ना, फंड हम्म। की थीसिस ही सिर्फ ये है कि हम जो आईपीओ कंपनी जारी होगी उसमें पैसा डालेंगे। हम्म। ठीक है। ये एक प्रश्न रेगुलेटेड है है वैसे सर। भी सेबी से, तो मैं अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। डन सर। रेगुलेटेड है सेबी से। ठीक है। एक प्रश्न है, 2026 या 2027 तक में हम लोग कितने आईपीओ लिस्ट कराएंगे? एनी टेंटेटिव नंबर? 26 की बात करें तो अभी जो हम अभी मर्चेंट बैंकर से जो हमारी बात चल रही है, ऑलरेडी 3 कंपनियों के लिए चल रही है। हम्म। मार्च 26 के बाद शायद वो लिस्ट हो जाएंगी, और 27 तक तो हम 25 30 40 का टारगेट है ही है। लेट्स सी। ठीक है। ठीक है। एक प्रश्न और है, आईआरपीआर क्या है? अगर कम शब्दों में दोबारा बता दें सर, वैसे आपने बता दिया है, पर अगर रिपीट कर पाए, आईआरपीआर क्या है सर? आईआरपीआर होता है इन्वेस्टर रिलेशन पब्लिक रिलेशन। माने कंपनी, कोई भी कंपनी है तो उसको ना लोग तो जानते नहीं। हम्म। कंपनी को लोग कैसे जानेंगे? कोई तो बाजार में जाके कहानी सुनाएगा उस कंपनी के बारे में, उस प्रमोटर के बारे में, उस बिजनेस के बारे में, तभी तो इन्वेस्टर जानेंगे उसको। तो ठीक। उसको आईआरपीआर बोला जाता है, कि कंपनी को हर कोने में पहुंचाना, कंपनी के बारे में हर आदमी को बताना, हर पोटेंशियल इन्वेस्टर को बताना। ठीक तो है। जब हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसका कोई वीडियो बनाएंगे या हम कोई केस स्टडी बनाएंगे तो पहुंच जाएगा वो 5 करोड़ लोगों के पास। 40 करोड़ मतलब वी बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन 138 कंट्रीज, तो पूरे वर्ल्ड में ही पहुंच जाएगा वो। ठीक है। एक प्रश्न और आ रहा है कि मैं चार पांच थिंग फॉर आईपीओ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ कंपनी। रोहित जी, मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। एक ही क्राइटेरिया है कि 2.5 करोड़ का पैट होना चाहिए 2 सालों में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी। कंपनी होनी चाहिए। और सर से एक बारी मैंने पूछा भी था तो वो भी बता देता हूँ, कोई जो ट्रस्टी कंपनी होती है वो नहीं जाती है आईपीओ में, राइट सर? ट्रस्ट नहीं जा सकती आईपीओ ट्रस्ट में। नहीं जा सकता। ठीक है सर। 2,000 के शेयर हैं, 2,000 हो गया तो प्रॉफिट हुआ हमें 10x, वो कौन देगा? कंपनी देगी भाई। ठीक है। कंपनी नहीं, जो दूसरा खरीद रहा होगा सामने से वो देगा, और कौन देगा? ठीक है। ठीक आप है। बेच रहे हो, कोई तो खरीद रहा है, उसकी जेब से जा रहा है पैसा। अब ठीक वो है। कौन खरीद रहा है? सामने वाला, कोई तो बायर है उसका। जी। सर, मेन बोर्ड पर लिस्ट होने के लिए मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना होता है। एसएमई में एक लॉट का मिनिमम कितना रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक एक गुप्ता जी, वो अलग अलग होता है, वो अलग अलग होता है। लॉट डिसाइड करती हैं कंपनी अपने हिसाब से, राइट सर? हाँ जी राइट। वी कैन ऑल, मतलब जैसे मैं ये हो सकता है कि मेरी कंपनी में मैं बोलूँ 2 लॉट से कम दूंगा ही नहीं किसी को, या हाँ। 3 लॉट से, बिकॉज लॉट का साइज, लॉट की वैल्यू डिफाइंड है एसएमई में, जी। विच रेंजेस फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख रुपीज पर लॉट। फिर इसमें कितने शेयर आ रहे हैं वो उसको कोई नहीं देखता, वो लॉट देखते हैं कि यार एक लॉट 1 लाख रुपए का होना है, कितने शेयर होंगे इसमें, या 2 लाख का एसएचए होना है। कब एसएचए कब तक साइन होंगे सर? जल्दी हो जाएंगे, आपको सूचना दे दी जाएगी। आपको क्या लग रहा है, जब साइन होगा तो हम इतना हल्ला करेंगे आपको पहले पता चल जाएगा, डोंट वरी। इसमें क्या बेनिफिट होगा इन फ्यूचर? अच्छा, मैं कुछ प्रश्न सर चैट बॉक्स से ले लेता हूँ। एबीएम अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं, अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। हाय अखिल सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ना, जैसे आपने क्राइटेरिया बता दिया पैट का, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मेरी कंपनी जो होनी चाहिए वो कम से कम मिनिमम कितने दिन की प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है।
जैसे मैंने बोला कि 2 साल का एवरेज पैट लेना है, तो 2 साल तो होने चाहिए ना, बस 2 ही साल होने चाहिए। 2 साल प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। दूसरा सवाल है सर तो कि मैं ये रियल भी है, एस्टेट। नहीं, 1 मिनट समझो, जरूरी नहीं है 2 साल प्राइवेट जी। लिमिटेड। 2 साल का हम्म। एवरेज पैट प्राइवेट लिमिटेड का लिया जाता है, तो बिजनेस आपका एग्जिस्ट होना चाहिए 2 साल से ज्यादा का। तो होता वो क्या है, जैसे प्राइवेट आपका, लिमिटेड में होना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ आज आप प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हो बिजनेस, या पार्टनरशिप में चला रहे हो, और आप हम्म। आज सोचते हो यार लिस्ट होना है मेरे को, तो हम क्या करते हैं, उसका रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलेंगे, आपके बिजनेस को उसके अंदर मर्ज कर देंगे, आपकी प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को। तो आपकी पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप जो 10 साल या 15 साल से चल रही थी, उसकी पूरी विंटेज मिल जाती है मेरे को, फिर दिखाने को एक्सचेंज को। हम जाके ये नैरेटिव बनाते हैं एक्सचेंज में कि ये बिजनेस तो 15 साल से कर रहे हैं, आज इन्होंने सोचा कि लिस्ट हम्म। कराना है मुझे, तो हमने इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के हम्म। बिजनेस उसमें घुसा दिया है, मर्ज कर दिया है, तो इनकी विंटेज 15 साल की है। तो उसको कंसिडर करते हुए आप अलाउ करो इस नई कंपनी का आईपीओ लाना, बिकॉज कंपनी नाम के लिए नहीं है, बट ठीक। बिजनेस बहुत पुराना है, 20 साल पुराना, 15 साल पुराना। ओके ओके। और दूसरा सर ना, रियल एस्टेट वालों का बहुत ज्यादा वो होता है कि सर हमारा तो आईपीओ हो ही नहीं सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है, बट M3M DLF सब तो लिस्टेड है, बड़ी बड़ी कंपनियां। अच्छा अच्छा। तो जैसे जो प्लॉटिंग, जो केवल प्लॉटिंग कर रहे होते हैं, उनका क्या कुछ अलग तरीका होता है ले जाने का, या सिंपल जा सब सकते सब हो? तरीका यही है, ये बिजनेस बिजनेस 2.5 करोड़ का पैट, 2 साल का एवरेज, बिजनेस हम्म। स्केलेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, स्पॉन्सर अच्छा होना चाहिए, 3 क्राइटेरिया है बस ये। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस पंकज जी, पूछे अपना प्रश्न। हेलो हाँ हाँ जी। जी पंकज जी। सर, सबसे पहले आपको थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। तो मेरा सर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था जो आप बता रहे थे कि जो 5 स्टेक होल्डर्स होते हैं इन्वेस्टमेंट, मतलब ये जर्नी में आईपीओ में, एडवाइजर, जी मर्चेंट बैंकर, और उसमें बड़ा बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एडवाइजर रोल प्ले कर रहा है। क्या ऐसा भी तो रिमेनिंग रोल्स क्या हैं, और क्या बड़ा बिजनेस अपार्ट फ्रॉम एडवाइजर कुछ और भी रोल इसमें प्ले करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और जी सेकंड क्वेश्चन ये था, जैसे आप बता रहे थे जब जीना सीखो लिस्टिंग हुई थी 295 करोड़ वैल्यूएशन पे थी, अब हाँ ऑलमोस्ट जी 9,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे है। तो क्या जी। लाइक वो फिर से हमारे पास में आए बाद में, मतलब आईआरपीआर जैसे आप वर्ड यूज कर रहे थे, तो क्या ये भी एक मतलब ये फिर उसमें बड़ा बिजनेस ने क्या सिर्फ आईआरपीआर का रोल प्ले किया कि क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी उसकी तो लिस्टिंग हो रखी थी जीना सीखो की। देखो लिस्टिंग मैं फिर बताता हूँ सर, लिस्टिंग जो होती है ना, दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। हम्म। आपने आप एक समुद्र में डाल दिया कंपनी को ले जाके, हाँ। अब समुद्र में डाल जी। दिया तो तैरना तो सिखाओगे, बचना तो सिखाओगे, बढ़ना तो सिखाओगे आगे। तो आप कहते हो कि सबसे, जो मैं 5 स्टेक होल्डर की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइजर ही होता है इसमें, ओके। बिकॉज एडवाइजर ही डिसाइड करता है मर्चेंट बैंकर कौन आना है, अंडरराइटर कौन आना है, इन्वेस्टर कौन आना है, आरटीए कौन आना है। तो आज एडवाइजर ही खराब है। एडवाइजर, अगर मैं एज अ एडवाइजर मैं ये सोचूं यार मेरा क्या काम खत्म, मैंने लिस्ट करा दिया, आहिस्ता में जाए कंपनी, उसके बाद फिर क्या होगा? लिस्ट तो सारी हो रखी है, 95% कंपनियां लिस्टेड है जो अपनी लिस्टेड प्राइस से भी नीचे हैं। जी, अग्री। तो कहने को मैं एडवाइजर हूँ, बट एडवाइजर के बाद एक एक लेवल के मैंने लिस्ट करा दिया, तो मर्चेंट बैंकर में ले आया, अंडरराइटर में ले आया, इन्वेस्टर में ले आया, एंकर में बन गया खुद। तो ऑब्वियसली जब मैं एंकर बन रहा हूँ और मैं 100 रुपए में शेयर खरीद रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा ना कि मैं 1000 में बेचूं उसे। तो वो 1000 की जर्नी तक लेके कौन जाएगा कंपनी को? हम्म। खाली बातों से थोड़ी ना 1000 हो जाएगी। अब मुझे उसका पूरा, आप समझो कि पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, वो इंटरेस्ट दिखाएं उस कंपनी में, बड़े नाम जुड़े कंपनी के साथ, ग्रुप के साथ, तब तो बड़ा होगा वो ग्रुप। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, बड़े नाम कब जुड़ेंगे? जब वो बिजनेस अच्छा होगा, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, स्केलेबल बिजनेस होगा, प्रमोटर अच्छा होगा। या। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपने दूसरी बात करी जीना सीखो की, जीना सीखो हमारे पास जब लिस्ट हो गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो लिस्ट हुआ था, हमारे पास इन हाउस पूरा इकोसिस्टम नहीं था बड़ा बिजनेस के अंदर इन हाउस। हम्म। आज वो पूरा इकोसिस्टम इन हाउस बन गया है हमारा, हम हर चीज कर सकते हैं आज। देयर इज नथिंग इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड जो हम नहीं कर सकते आज, ये आप दिमाग में घुसा लो। देयर इज नथिंग इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड जो आज बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है। तो उस टाइम क्योंकि वो अपने आप लिस्ट हो गया था, वो इकोसिस्टम था नहीं, वो फिर हमारे पास आया, उसका आईआरपीआर हुआ। इनफैक्ट आचार्य मनीष जी कई बार हमारे प्रोग्राम्स में भी आए एज अ गेस्ट स्पीकर। तो वीर यस। सर ने पूरी उनकी वीडियोस बनाए, सब चीजें करी, तो उससे बढ़ गया उनका शेयर। भाई देखो, गॉट। बंदे में दम था, बिजनेस में दम था, तो हो गया। सर, लास्ट क्वेश्चन। और इन सब प्रोसेस में आईपीओ लिस्टिंग के बाद में बड़ा बिजनेस कितने टाइम के बाद में एग्जिट करता है? डिपेंड उसमें करता भी है, कोई अगर मेरे को लगता प्रोसेस है कि, हो? उसमें भी तो कोई देखो मैं प्रोसेस होता है? टेक्निकली लीगली बात करें, लीगली अगर बात करें, तो मैं जब मैं, मेरी पहली इक्विटी कब आई, जो मैंने स्वेट इक्विटी ली, एडवाइजरी इक्विटी,
ठीक है। हम्म, उसके बाद मैंने उसका आईपीओ कराया। हम्म, आईपीओ कराया तो मैंने और इक्विटी खरीदी अपने फंड के थ्रू उससे। या तो मेरी पुरानी इक्विटी और मेरी नई इक्विटी में लॉक इन होता है 6 महीने का। हम्म, 6 महीने तक तो मैं बेच ही नहीं सकता। बट मुझे लग रहा है कि कंपनी बहुत बड़ा होने वाली है, 2 साल में तो मेन बोर्ड पे चली जाएगी। जब मेन बोर्ड पे जाती है तो मल्टीपल जो 20 होता है वो 30 35 40 हो जाता है ऑटोमेटिकली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब माइग्रेशन हो रही होती है। तो ऑब्वियसली वहां जाके बेचूंगा हायर वैल्यूएशन पे। या मुझे लगेगा क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर आ गया मेरे पास, बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है मेरी कंपनी में, तो नहीं बेचूंगा, मैं रुकूंगा ना, क्यों बेचूंगा। ठीक है। अभी तो हमने एक ये टॉपिक करा, एक तेरे समथिंग कॉल्ड रिंग फेंसिंग एंड एसेट प्रोटेक्शन, वो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा शायद। और आज हम एज बड़ा बिजनेस वो भी कर रहे हैं क्लाइंट्स के लिए। ये कोई ऑफर नहीं करता आसानी से, बहुत टेढ़ी चीजें हैं। मतलब जिस लेवल पे टाटा, अदानी, अंबानी या बिरलास रन हो रहे हैं ना, जिन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जिसमें रिंग फेंसिंग बोला जाता है, जिन स्ट्रक्चर्स को एसेट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर्स होते हैं, आज हम वो भी कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। और हम छोटे क्लाइंट्स के लिए भी कर रहे हैं वो। ऑल राइट सर, मैं एक और प्रश्न ले लेता हूँ। मंजेश जी पूछें अपना प्रश्न। यस सर, आवाज आ रही है। यस। हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे 2.5 करोड़ का पैट आपने बताया, तो ये कोई एनुअल पैट का मतलब ऊपर डिपेंड नहीं होता है, मिनिमम 2 इयर्स का 2.5 करोड़ पैट होना चाहिए। एवरेज एवरेज। पैट 2 साल का एवरेज जो ऑडिटेड बैलेंस शीट में आ रहा है दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में, ऑडिटेड बैलेंस शीट में। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। जयंत पूछें अपना प्रश्न। गुड मॉर्निंग अखिल सर। अखिल सर, आपने गुड जो मॉर्निंग। बोला कि गुड मॉर्निंग सर, 2 साल का पेट होना चाहिए 2.5 करोड़, मुझे ये जानना है कि बिजनेस कितने साल पुरानी होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम तो देखो 2 साल तो ऑटोमेटिक हो ही गया ना फिर बिजनेस, 2 साल पुरानी कम से कम तो दो बैलेंस शीट आपको चाहिए हम्म। ही चाहिए कम से कम। जितना ज्यादा मतलब दो लंबा साल वो की, उतना अच्छा है। जैसे कि आज मैं कंपनी कोई रन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो 2 साल बाद मैं लिस्ट कर सकता हूँ एसएमई के लिए। हाँ, अगर 2.5 का एवरेज पैट आ रहा है आपका 2 साल में ओके, थैंक यू। नहीं भरोसा हो रहा है। नहीं भरोसा है सर, नहीं सर ने बोला ना कि 15 साल पुरानी कंपनियां हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था बस। एक मैं नहीं नहीं। वैसे क्लियर से कर बता रहा रहा हूँ, था। जितनी पुरानी कंपनी होगी उतना आसान है ना एक्सचेंज को हम्म। समझाना। ओके। एक्सचेंज ने परमिशन देनी है अल्टीमेटली लिस्टिंग की। तो ठीक ग्रोथ सर। दिखाऊंगा 15 साल की तो ज्यादा आसान है मेरे लिए। एक बात और समझ लो कि एसएमई लिस्टिंग करने में सिर्फ और सिर्फ 100 दिन लगते हैं, ये बात बता देना क्लाइंट को। ठीक है। 100 दिन पैसा अकाउंट में होगा, आज सोचता है लिस्टिंग की तो ठीक सर। 100 दिन में सब काम हो जाता है। नहीं, मेरे पास एक क्लाइंट है एक्चुअल में, तो उनसे अब मुझे क्लियर करना है थोड़ा। जी। वैसे भी बहुत कम ऐसे केसेस में होता होगा कि 2 साल की पुरानी कंपनी आईपीओ लिस्टिंग के लिए जाए। बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि 2 साल अपने आप को अंडरस्टैंड करने में, प्रोसेस पॉलिसी बनाने में समय लग जाता है। बट टेक्निकली कर सकता है। यस बुद्धिलाल मौर्य जी। Hi, good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Please imagine session. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड जो एलएलपी कंपनी, ये दोनों एक ही हैं या अलग हैं? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जो एलएलपी हाँ। कंपनी है, ये दोनों एक ही हैं या डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं? एलएलपी मतलब? एलएलपी। एलएलपी एलएलपी। एलएलपी 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 अलग मतलब? होता है। एलएलपी अलग अच्छा, होती है, प्राइवेट लिमिटेड अलग होती है, तो एलएलपी कन्वर्ट हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड में। अच्छा, तो वो लिस्ट हो सकती है एलएलपी कंपनी? लिस्ट नहीं हो सकती एलएलपी बिना कन्वर्ट हुए, बिना सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड लिस्ट हो सकती है। प्राइवेट ओके। लिमिटेड को भी लिमिटेड करना पड़ता है तब लिस्ट होती है वो। अखिल सर, एक प्रश्न आया है। कस्टमर से कितना इक्विटी लेते हैं, यानी परसेंटेज आईपीओ लिस्टिंग के लिए? सो हम वैसे वो इक्विटी में आंसर कर देता हूँ, डिपेंड करता है कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। राइट अखिल सर, कुछ ऐड ऑन करना चाहें? हाँ जी, हाँ जी, कस्टमर के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, कितनी जल्दी लिस्टिंग हो जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि मेरा कितना टाइम लगने वाला है उसमें। अब ठीक। सपोज एक कस्टमर है जो 6 महीने में आईपीओ कर देगा, तो मैं उससे कम इक्विटी लूंगा ऑब्वियसली। अब एक ठीक। कस्टमर है जो मैं दिख ही रहा है कि 2 साल में आईपीओ आने से पहले आ नहीं सकता, हम्म। तो ज्यादा मेहनत है, 2 साल लगना पड़ेगा उसके साथ, तो ज्यादा इक्विटी ली जाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कस्टमर का नेचर क्या है, मीटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, कस्टमर कितना डाइल कितना देना चाहता है, कई बार इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और हम कितना लेना चाहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है। राइट सर? हाँ जी, हाँ जी, डिपेंड करता है। प्रॉफिट बहुत ज्यादा, सपोज 10 करोड़ का प्रॉफिट है, हम्म। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा ना बोल दूंगा कि मेरे को 20% इक्विटी दे दे भाई अपनी। ठीक। ठीक बात। देगा ही नहीं, वो भाग जाएगा उठ के कि भाई 10 × 20 करो, 200 करोड़ रुपए की वैल्यू हो गई, कौन दे देगा मुझे ठीक। 20% इक्विटी। ठीक। सर एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है ये। मैं इसको इसको उठाता हूँ, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रैप अप करेंगे। आपकी और भी मीटिंग है, मुझे पता है। सर हमें कस्टमर, हाँ, अगर कोई ओनर ये बोलता है कि मुझे अभी फंडिंग की जरूरत है, तो क्या सही आंसर हो सकता है? सर हमारे जब कस्टमर आईबीसीज हैं, कस्टमर से बात करते हैं एलएफपी पिच के लिए कि आप एलएफपी पे आइए,
कई कस्टमर की हाँ प्रॉब्लम होती है कि आप मुझे फंडिंग दोगे आप, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि डायरेक्टली फंडिंग हम नहीं देते हैं। आप कस्टमर से कह सकते हो सर वहाँ पे आइए, वहाँ पे आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लर्न करेंगे, तो उसके बाद आप कई तरीके से फंडिंग जाके अपना जुगाड़ कर सकते हैं, नेटवर्किंग हो जाएगी। हम डायरेक्टली फंडिंग नहीं देते। इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग और क्या बेहतर हो सकता है? मैं बताता हूँ आपको, हमने कभी भी हम फंडिंग ना दे सकते ना देते हैं। पहली बात, ठीक है। कस्टमर जब पूछता है फंडिंग चाहिए तो उसको ये समझाओ कि भाई तू आज सिर्फ और सिर्फ बैंक पे डिपेंडेंट है या अपने पैसे पे डिपेंडेंट है, हम्म। और बैंक के लिए भी तेरे पास कोलेटरल नहीं है। हम्म। बट तू बड़ा बिजनेस में आएगा, एलएफपी अटेंड करेगा, तो ऐसे 500 और ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो बिना कोलेटरल के आपको पैसा मिल सकता है इन द बिजनेस, आईपीओ के ठीक। अलावा भी, ठीक है। which is called supply chain finance. There is something called trades, then there is ठीक। something called जो एनबीएफसी ओसीडी एनसीडी से इशू होते हैं पैसे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज कस्टमर को पता ही नहीं, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं है। हम्म। उसको खाली बैंक पता है, यार बैंक में कोलेटरल दूंगा तो पैसा मिलेगा। एक स्कीम है सीजीएमएसटी, जिसमें 10 करोड़ तक बैंक बिना कोलेटरल के पैसा देता है कस्टमर को, किसी को भी क्लाइंट को। बैंक जी। हैज द पावर। तो अगर जी। वहां क्वालिफाई होते हो तो आपको कोलेटरल भी नहीं चाहिए, 10 करोड़ रुपए तक ले सकते हो आप। तो ऐसी सरकारी स्कीम भी बहुत है, प्राइवेट कंपनीज भी बहुत हैं जो फंडिंग करती हैं, बट अवेयरनेस नहीं है लोगों को। बाकी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि बड़ा बिजनेस ना पैसा देगा, ना कभी कमिट करना किसी को कि हम पैसा देंगे आपको, हम नहीं देंगे। करेक्ट। ठीक है। एक प्रश्न और ले लेते हैं, राहुल वर्मा जी पूछिए। थैंक यू सर, अखिल सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आज का लर्निंग रहा सर। सर थैंक। मेरा सवाल ये था कि जैसे सपोज मैं करता हूँ कि मेरा कस्टमर कोई आया आईपीओ के लिए, तो उसमें कुछ शेयर अजन बीए को बड़ा बिजनेस की तरफ से मिलते हैं, या हाँ जी। मैं अगर किसी दूसरे अपने ही जिसको हम प्रमोट करते हैं जिस किसी कंपनी को, उसमें क्या बीए को, या मतलब मैं पर्सनली मेरे लिए पूछूं, मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला सवाल। उसी में अगर हम करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, जो नेचुरल तरीका है कंपनी से मतलब मार्केट से खरीद परचेस करेंगे वही, या बड़ा बिजनेस हमें कुछ ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? नहीं, वो तो देखो, जब हम एडवाइजर बनेंगे तो बहुत जगह पे होता है कि इन्वेस्टर चाहिए होते हैं। जहां भी अपॉर्चुनिटी होगी वी कैन ऑलवेज टेल यू, बता सकते हैं आपको कि भाई हम भी ले रहे हैं, तुम भी ले लो। जैसे जैसे होता है ना, प्री आईपीओ ले लिया कुछ, या लिस्टिंग से पहले ले लिया, या लिस्टिंग के टाइम पे ले लिया। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, बहुत सारी विंडोज रहती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लिस्टिंग के बाद तो ले ही सकते हो बाजार से जब मर्जी। तो डिस्कस, वो केस टू केस डिपेंड करता है, डिस्कस कर सकते हैं। मुकेश जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन विल रैप अप। सर ओनली एमएसएमई बोर्ड पे ही हम लोग लिस्ट करेंगे या मेन बोर्ड पे भी लिस्ट कर मेन सकते बोर्ड भी हैं? करते हैं हम लोग। अभी अपने पास मेन बोर्ड के इतने क्लाइंट नहीं है, बट मेन बोर्ड पे लिस्टिंग भी हम करते हैं। मेन बोर्ड लिस्टिंग के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होता है पता है आपको? 45 करोड़ रुपया 3 साल का कंसोलिडेटेड पैट चाहिए होता है। सो वी हैव ऑल 45 दोस करोड़ कनेक्शंस। 45 consolidated operational profit for last 3 years put together। ओके सर, ठीक है, हम करते हैं, हमारे थैंक सारे कनेक्शन हैं, हमारे पास सारे मर्चेंट बैंकर हैं बड़े भी। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। कुछ लोगों के प्रश्न रह गए होंगे तो क्षमा करिएगा, फिर दोबारा मैं अखिल सर को बुलाऊंगा, अभी कुछ सर की मीटिंग प्लान है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, अखिल सर, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, आई थैंक एम यू, श्योर कि प्लेजर। अब हेल्प करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। गाइस, कल मिलते हैं नई ट्रेनिंग के साथ। कल मोस्ट प्रोबब्ली मैं टॉपिक अभी शेयर कर लूंगा आपके साथ। तब तक अपने कस्टमर से बात करना चालू रखिए जो आपका है, और आप डीएमटी करा ही रहे होंगे, वेबिनार भी हम कंटिन्यू रख रहे हैं, वेबिनार भी हमारा एज इट इज चल रहा है। काम पे फोकस करिए। अगला बैच 13 14 15 को है, दिसंबर को। अभी आपके पास काफी टाइम है, काफी टाइम इन द सेंस कि अभी अगले 20 तारीख तक अपनी फनल बना लीजिए। सेम उसी तरीके से काम करेंगे। 25 या 26 के बीच में, या 27 या 28 के बीच में सर का क्यूएनए सेशन कराएंगे, जैसे जैसे लास्ट मंथ का फनल था। तो फटाफट फटाफट अपने कस्टमर से कनेक्ट करिए, डीएमटी पे काम करना चालू करिए, डीएमटी करके लीड लेना चालू करिए, और काम को कंटिन्यू रखिए। दैट इज वन। नंबर टू, जो लोग नए हैं वो ट्रेनिंग अटेंड करें। रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, एनएचआईटी मैंने पहले ही कर दी थी, तो एनएचआईटी की 3 डेज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो देख लीजिए। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग देख लीजिए, सेल्स ट्रेनिंग देख लीजिए, पूरा डिजिटल लाइब्रेरी ऑलरेडी वहाँ पे शेयर्ड है। तो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखना है। जो लोग नए हैं, जो एग्जिस्टिंग है, अपने सेल्स फनल पे काम करना चालू करिए। अगला महीने हमें, इस बार हमने 250 का बैच बनाया था, अगले महीने इससे और बड़ा बैच कराते हैं। हर्षपाल जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। आपने हैंड रेस किया हुआ है, देन फिर रैप अप करते हैं। यस। सर वही पूछना था कि प्रोफाइल क्या होता है आईपीओ में? प्रोफाइल मतलब, जैसे सर ने कहा था कि जब किसी कंपनी के साथ मीटिंग कराते हो तो 2 3 चीजें उससे मंगा लो। एक बोला था उन्होंने बैलेंस शीट,
एक बोला था उन्होंने पीएनएल, पीएनएल मंगा लो, और एक उन्होंने बोला था कंपनी की प्रोफाइल। तो कंपनी की प्रोफाइल यानी कब स्टैब्लिश हुई, कौन प्रमोटर है यानी फाउंडर कौन है, बेसिक डिटेल। प्रोफाइल से मतलब ये। तो जब मीटिंग होगी तो सर को बेसिक आइडिया होगा, ये कहने का मतलब। ठीक है, बेसिक प्रोफाइल। ऑल राइट गाइस, लर्निंग पे फोकस करिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। और इवेंट के लिए, अगले अगले एलएफपी के लिए तैयारी करना चालू करिए। और एलएफपी वेबिनार में खुद भी बैठिए, कस्टमर को भी बैठाइए, और लास्ट में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट।